सलोनी। अच्छा, इस सेगमेंट में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे लिए वो एकदम नए हैं, रटने हैं, ठीक है। उन फॉर्मूलेस के जो प्रूफ्स हैं वो हम करेंगे क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ग्रेविटेशन चैप्टर एक्चुअली बाइफरकेटेड चैप्टर है, आधा 11th में आधा 12th में, ठीक है। तो फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा वो अपने को याद करने के, हाँ ऐसा होता है, उनके जो प्रूफ वगैरह हैं वो सब हम अगले साल बात करेंगे। बाकी ये चैप्टर रियलिटी जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी छोटा जी। कितनी होती है छोटे जी की वैल्यू? 9.8, ठीक है। वहां से क्या अपन ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करते हैं। ग्रेविटी क्या समझते हो ग्रेविटी से? वो तुमने कहानी सुनी होगी, छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और हमारी जिंदगी बदल गई। ग्रेविटी, सही बात है। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसा कुछ तो है जो हमें दिखाई, पर वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। कौन सी फोर्स लगाते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? फेयर इनफ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तुमने 9-10 में चैप्टर थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी को याद है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बात कर रहे हो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान से सुनना। अगर एक ऑब्जेक्ट है मास m1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2 और इनके बीच डिस्टेंस है r, इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली चीज, इसे हम यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? ब्रह्मांड पे, मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे लगाऊंगा मैं ये लॉ मैं मून और अर्थ के बीच भी लगाऊंगा, सन और मून के बीच भी लगाऊंगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या मैं निखिल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हूं? हाँ। क्या निखिल सौर पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा था? वो जयेश सर वहां बैठे, क्या जयेश सर निखिल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं? यूनिवर्सल लॉ। कुछ बात समझ आई? अरे ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम फोर्स लगती है। सो दिस फोर्स इज इक्वल्स टू -g m1 m2 by r square। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो फोर्स होती है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे डिपेंड करती है एंड इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन रेडियस स्क्वायर। रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। बताता हूं, पहले तो ये बात समझ में आई? अरे पक्की चीज, कोई तकलीफ? -g m1 m2 by r स्क्वायर, ये तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है? इसमें व्हाट इज दिस g? g is called as वैल्यू याद है किसी को?
हाँ हाँ बोलो। 6.67 into 10 raised to the power minus 11 इस g की यूनिट इधर से निकल जाती है, देखो ध्यान से, g is equals to force into distance square upon mass square. So Newton meter square upon kg square. कुछ बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अपने को याद होना चाहिए, ठीक है, अपने को याद होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ये माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अरे कुछ बात समझ में आई? माइनस साइन आपको ये इंडिकेट करता है कि ये फोर्स रियलिटी में अट्रैक्टिव इन नेचर है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो इस फोर्स को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इस फोर्स को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। अगर तुम्हें कुछ पुरानी भूली भटकी गलती से तुम्हें वेक्टर्स थोड़े बहुत भी याद है, अगर तुम्हें वेक्टर्स थोड़े बहुत भी गलती से याद है, ऐसी गलती है, तो क्या तुम्हें याद है कि a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a गिव्स यूनिट वेक्टर? पहले तो यस और नो। सो क्या मैं बोल सकता हूं a वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a? क्या वेक्टर को हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं? अरे यस और नो। सो सिमिलरली r वेक्टर को मैं लिखूंगा r कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो वो एक मैग्नीट्यूड ऑफ r इससे कट जाएगा, r स्क्वायर बचेगा। अरे यस और नो। तो वो जो r कैप है, r कैप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होती है फोर्स की। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने r की डायरेक्शन ये ली है तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट, इसलिए माइनस साइन आ जाता है। कोई बात समझ में आई? माइनस साइन से परेशान नहीं होना, माइनस साइन इज ओनली टेलिंग यू कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आई? और कुछ बातें सुनो, कुछ बातें और करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बढ़िया साहब। ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली चीज ये लॉ है, इस फॉर्मूले का प्रूफ लॉ, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया मैंने, लॉ का प्रूफ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। ये देखा गया है कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके 9th 10th में भी जब इसका प्रूफ दिया जाता है तो ऐसे लिया जाता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मासेस, इनवर्सली डिपेंड्स ऑन रेडियस, इनवर्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा, कुछ ऐसी बात है। खैर अपन काम की बात करते हैं। क्या ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये उस पे लगाएगा, वो इस पे लगाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्या इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम होता है? हाँ। क्या ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है? हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। अगेन, अब सेंट्रल फोर्सेस आपके लिए एक नया टर्म है। सेंट्रल फोर्सेस कौन सी फोर्स होती हैं? पहली चीज, सेंट्रल फोर्सेस एक ऐसी एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस होती हैं जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट्स लगती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, वो भी एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स एक वो फोर्स होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है उस लाइन के अलोंग लगेगी। कुछ बात समझ में आई? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। कभी-कभी एमसीक्यू में ऑप्शन आ जाता है, सेलेक्ट वन ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। फेयर इनफ? उतारो इसे, फिर लिखो। नहीं, क्यों यार? ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अगर वो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बस आंसर।
ये कॉपी नहीं करना है, ठीक है, बस ये लिखो, फिर मैं लिखाता हूं। हो गया वो डन। लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। Gravitational force is an action reaction pair. Second point लिखो, it acts along the line joining the two objects. It acts along the line joining the two objects. It acts along the line joining the two objects. थर्ड लिखो, the magnitude of gravitational force on both the objects, the magnitude of gravitational force on both the objects, magnitude of gravitational force on both the objects is same and the direction is opposite to each other, and the direction is opposite to each other, and the direction is opposite to each other. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ये सॉल्व करो, गलत मत करना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है। राम सेतु देखा, देख के आएगा कोई? देखेंगे।
हो गया? किसी का आंसर आया क्या? -6.67 into 10 to the power -11 मरो। आंसर आया क्या? की वैल्यूज नहीं से 2m की वैल्यूज है। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है ही नहीं। ये सवाल ग्रेविटेशन का है ही नहीं, ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है। इस पे फोर्स लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? -g m²/a²। बोलो यस और नो। अरे सही है? क्या सेम फोर्स यहां भी लगेगी? दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल कितना है? 60। इनका रिजल्टेंट कितना होता है? F net is equals to under root of f square plus f square plus 2f into cos 60। अरे कुछ याद है कहानी? यहां से आएगा आंसर। अरे कुछ बात समझ में? इस तरह से टाइम पास होता है। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का था ही नहीं, ये वेक्टर्स का था। अरे ठीक है, सेम क्वेश्चन स्क्वायर करो। हो गया क्या? क्या देख रहे हो? हो गया? तो तुम्हें नहीं हो रहा है तुमसे, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें ग्रेविटेशन नहीं आ रहा है, तुम्हें वेक्टर्स नहीं आ रहे। कौन कौन सी फोर्स लगी इस पे? F एंड F1, इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा ना? अरे यस और नो? F का मैग्नीट्यूड होगा -g m²/a² और F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -g m²/2a²। ये समझ में आया कहां से आया? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? √2a। a √2a। अरे ऐसा, अरे ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी? अपॉन में √2a का स्क्वायर, दैट इज 2a²। कुछ बात समझ में? अब हमें इन तीनों फोर्स का
रिजल्टेंट चाहिए। अरे यार, अरे सही है ना? तो इस f और इस f का रिजल्टेंट कितना होगा? √2f। अरे yes or no? So eventually net force will be √2f plus f1 आंसर। मतलब अगर फॉर्मेट में लिखूं तो √2 gm²/a² माइनस gm² जो भी आएगा वो आंसर। तो नेट फोर्स कौन सा डायरेक्शन है ना ये अट्रैक्टिव। डायरेक्शन? इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। एक फोर्स यहाँ पे पहले से ही ऐसे थी तो नेट फोर्स ऐसे आएगी। ये समझ में आया? अरे ठीक है। अरे तुम लोग इसमें ही तोते उड़ रहे। अरे भाई साहब ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नहीं है, ये वेक्टर्स के क्वेश्चन है। मुझे और क्वेश्चन टफ करना है, मैं सारे कॉर्नर्स पे रख देता हूँ क्यूब के। कर चुके हो तुम लोग पहले ऐसे सवाल? क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे रख के किसी एक पे फोर्स पूछ लो, सवाल और टफ हो गया। हाँ जी नीति जी, बात समझ आ रही है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो रियलिटी में आप इससे घबराओ मत। ग्रेविटेशन से ये एक फोर्स है, जैसे नॉर्मल एक फोर्स है जो आप mg लिखते आ रहे थे, फ्रिक्शन एक फोर्स था जिसे म्यू इनटू n लिखते आ रहे थे, वैसे ही ग्रेविटेशनल एक फोर्स है। अब उस फोर्स को ऐड करने के तरीके वही है, वेक्टर्स वाले स्टैंडर्ड अपने। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सराउंडिंग में कोई तो ऐसी फील्ड है जिसमें जैसे ही अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हो तो क्या वो अर्थ के पास खींचा चला आता है? उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैथमेटिकली समझो, ये तुमने मैथमेटिकली आज तक नहीं पढ़ा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज, which is defined as gravitational force divided by mass। कुछ बात समझे? ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है -gm/r², एक मास से डिवाइड कर दिया, सिंपल, फेयर इनफ। कहने का मतलब क्या है? अगर दो मासेस हैं, सपोज m1 m2 एट अ डिस्टेंस ऑफ r बिटवीन them, कोई मुझसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं बोलूंगा सर F इज इक्वल्स टू -g m1 m2 अपॉन r²। कोई मुझसे पूछेगा कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? m1 से। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1 विल बी -g m2 बाय ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1। ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। पर मैथमेटिकली मैं बता रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले तो ये फील्ड है अराउंड द मास। किसी भी मास के अराउंड जो फील्ड होती है, जो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की।
अगर मैथमेटिकली कोई बोले भाई निकालो उसको, कैलकुलेट करो, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज कैलकुलेटेड व्हेन यू डिवाइड द फोर्स बाय मास। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड करो, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिलने लग जाएगी। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन को ही ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। सेम यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फेयर इनफ? तो हमने M1 उतारो, का हाँ। M1 का चाहिए था। हाँ, m1 का चाहिए था, m1 से डिवाइड कर दिया। m2 का चाहिए होगा, m2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है क्या? कैसी बातें कर रहा हूं मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलती देखो वहीं से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। यस और नो? अरे चीजें हम पढ़ चुके, अरे पढ़ा है कि पढ़ा है? वर्क एनर्जी, वर्क पार एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। और क्या ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है? हमारे सिलेबस में तीन ही कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन कौन सी? स्प्रिंग, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे फोर्स की जगह हम माइनस जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। सो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी m1 m2 बाय आर। तुम्हें याद नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इन सिंपल टर्म्स अगर एक ऑब्जेक्ट है मास m1 मास m2 kept at a distance of r, so इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी that is minus g m1 m2 by r। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, अब हमने एक पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ी थी ग्रेविटेशन की, कौन सी? mgh। सर वो कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये क्या हो रहा है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि कब वो लगाना है, कब ये लगाना है। फेयर इनफ? उतारो।
क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? हाँ, एक सेकंड अब आ जाते हैं ग्रेविटेशन पे, जहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। मिटा दूं? अब आ जाते हैं अपन ग्रेविटेशन पे, जहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। सुनो एक बार, एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हमको दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें इस कमरे में ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाई दे रही है? तो इस फील्ड को पढ़ने के लिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने 9th 10th में शायद पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिखाई देती है, बट उस फील्ड को पढ़ने के लिए तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफाइन कर ली। बात समझ में आ रही है? इमेजिनरी फील्ड है, बट उसको स्टडी करने के लिए आपने लाइंस डिफाइन कर ली, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली कि भाई नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, एंड सो ऑन। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड हमें दिखाई, बट इसको पढ़ने के लिए इट इज एन इमेजिनरी फील्ड, हमने लाइंस डिफाइन करी जिनकी प्रॉपर्टीज हमें रटी होनी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। पहली चीज, तुम्हारे सिलेबस में 10th क्लास 12 4 फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज तुम्हें बाय हार्ट होनी चाहिए। पहली है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें रखना है, वो प्रॉपर्टीज है, सेट है, वो ऐसा होता है, आपको याद करना है। दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्लास 12 में पढ़ोगे। तीसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, वो भी क्लास 12 में पढ़ोगे। और चौथी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी क्लास 12 में पढ़ोगे। सो 4 फील्ड लाइंस हैं जिसकी प्रॉपर्टीज आपको रटनी है, उसमें से एक आप 11th में पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, और बाकी जो 3 फील्ड है वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। कोई बात समझ आई? खैर, काम की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब लोग पढ़ के आए हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गलत जवाब दे दिया ना मैंने, कुंड में फेंक देना है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 यूनिट। क्या 9.8 कांस्टेंट होता है? कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है वेरी कर रहा है। 9, मेरा सिंपल सवाल है, मैं अगर यहां से बॉल ऊपर फेंक दूं तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा? 9.8 क्या वो कांस्टेंट होता है? नहीं सब ऊपर चेंज होगा ना। कैसे चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है ना, एक्सेलरेशन कोई चीज। क्या पढ़ के आए हो तुम? अबे 9.8 जो बचपन से रट्टा मारा है तुमने, अनवी बताई है, अनवी पूरा भरोसा है मुझे। अनवी 9.8 कांस्टेंट रहता है या चेंज होता है? कांस्टेंट रहता है। कितने लोग कह रहे हैं कांस्टेंट रहता है? ये क्या होता है? और कितने लोग कह रहे हैं चेंज होता है? कैसे चेंज होता है? ऊपर जाने से चेंज होता है ना। कैसे चेंज होता है? वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब ऊपर जाते जाते कम होने लगता है कि बढ़ने लगता है, मतलब क्या होता है? कम होने लगता है, जीरो भी हो जाता होगा फिर तो। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैल्यू ऑफ जी कम होने लगती है, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तुमने इतना क्लैरिटी से 9 10 में नहीं पढ़ा, अब पढ़ो, देख ध्यान से, थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दो, जो मैं कर रहा हूं इस पे ध्यान दो। तुमने मैथ में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? मैं घूसा मार देना है मैंने, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैथ में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? शुक्र है भगवान। सुनो मेरी बात, एक्सेलरेशन क्लैरिटी रखना एकदम, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि ये कैसे हो गया, जी की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल डाउट नहीं रखना। इसलिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, वरना मैं ओमिट कर जाता, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला देता भैया ये फॉर्मूला होता है। सुन मेरी बात, नीति को याद नहीं, बट ये चीज मैं कराता हूं 9th सीबीएसई में भी। खैर मेरी बात सुन, लेट अस अज्यूम दिस इज अर्थ।
ठीक है, इसका मास अर्थ का अपना जो भी है और इसकी रेडियस ऑफ अर्थ। बात समझ आई? मान लो इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है मास m, बोलो कोई तकलीफ? पक्का? तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है? रेडियस ऑफ अर्थ। अरे यस और नो? तो इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी दैट इज g, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लगी तो डाउनवर्ड्स, अट्रैक्टिव इन नेचर, बट जो फोर्स लगी दैट इज g मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बोलो यस और नो? कोई तकलीफ? अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस ऑब्जेक्ट का, तो क्या मैं इसकी फोर्स को इसके मास से डिवाइड कर दूंगा? अरे एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने इसको GMME अपॉन RE स्क्वायर इसको डिवाइड कर दिया हमने मास, मास मास बचे। सो एक्सेलरेशन कितना आया? G मास ऑफ अर्थ अपॉन, अब बेटा G की वैल्यू, G एक कांस्टेंट है तुम्हें पता है? अरे पता है? 6.6 into 10⁻11। रेडियस ऑफ अर्थ होता है, किसी को पता है रेडियस ऑफ अर्थ? वेरी नाइस, 6400 किलोमीटर्स, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। कुछ बात समझ में आई? एंड मास ऑफ अर्थ भी कुछ वैल्यू होती है कांस्टेंट। जब ये सारी वैल्यूज आप यहां पे रखते हो इस फॉर्मूले में, तो निकल के आता है बोलो कोई तकलीफ? पक्का? फेयर इनफ? अब देख, मान लो अर्थ के सरफेस से, ये अपना अर्थ स्टैंडर्ड, अर्थ के सरफेस से मैंने एक बॉल ऊपर फेंक दी, लेटर से बॉल पहुंच गई एट अ हाइट ऑफ h। बोलो कोई तकलीफ? बॉल कहां पहुंच गई? एट अ हाइट h, बॉल ऊपर पहुंच गई। अब फिर वही करना, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। देख, पहले तो फोर्स लगी डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देख अब क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स GM into ME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? पक्का? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स GME, मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अपॉन RE प्लस बोलो कोई तकलीफ? अब सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैथ से ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से। अंदर से RE में बाहर लेके आऊंगा। सो मैंने क्या लिखा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज GME अपॉन RE स्क्वायर 1 प्लस H बाय RE। पहले तो समझ में आया कैसे आया? अरे पक्का? RE कॉमन ले लिया अंदर से, ठीक है। व्हाट इज दिस? 9.2। अरे यस और नो? तो मैं रियलिटी में इसको बोलूंगा दैट माय G इफेक्टिव इज G अपॉन 1 प्लस H बाय
ये होता है रियल फॉर्मूला विद हाइट। 9.8 कांस्टेंट, क्या 9.8 कांस्टेंट रहता है? ध्यान से देख, जैसे जैसे तू h बढ़ाएगा तेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और जैसे जैसे तेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तेरा 9.8 कम होता जाएगा। इवेंचुअली एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के। कुछ बात समझ में आई? अरे यस और नो? पहली चीज, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट, 9.8 कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्की बात 100%। अब हम 9.8 क्यों लेने लगते हैं? क्योंकि ध्यान से देखो, सवाल बनेंगे नहीं, लिखा नहीं है कुछ कॉपी में, इधर ये देखो। आपने ये पहले भी बताया जब आप एक्सीलरेशन हाँ, फिर दोबारा चेक करें। ये 9.8 कांस्टेंट, जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे आप, वैल्यू ऑफ जी विल, कौन सा जी? छोटा जी। ये बड़े जी की बात नहीं हो रही, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे 9 10 में, मुझसे बोलते थे तो छोटे जी और बड़े जी में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। वो बड़ा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अरे कुछ बात समझ में आई? अब होता क्या है, when h is very small, मतलब आप यहां से सोच, अगर अगम भी बॉल फेंकेगा तो कितनी हाइट तक फेंक लेगा? मतलब मान लो यहां से बाहर खड़े होकर मैंने अगम को बोला बॉल फेंक, कितना ऊपर फेंक लेगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर तो फेंक ही नहीं सकता, बट फिर भी मान लो 1 किलोमीटर, मान लो बहुत ताकत लगा ली 1 किलोमीटर, हालांकि 1 किलोमीटर फेंक नहीं सकता, 1 किलोमीटर बहुत हो गया, मान लो 1 किलोमीटर, तो भी तू सोच, 1, ध्यान सुनना, 1 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर। सोच ये वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में कितनी छोटी है। दिस विल बी लाइक 0.0000। इसलिए इस वैल्यू को, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h, हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जी इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली जी आ जाता है। इसलिए छोटी हाइट्स के लिए आप 9.8 लेते हो, क्योंकि छोटी हाइट्स के लिए इस फॉर्मूले में बहुत मेजर चेंज, दिमाग में बात गुजरी, मैं क्या बोल रहा हूं? अरे पक्की बात। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यूज के लिए लगाते हैं? मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला हो गया, देख इसको मैं आगे कैसे लिखता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस h बाय आर ई का स्क्वायर, सॉरी आर ई की पावर -2। यस और नो? अरे पक्का? क्या ये वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है? अरे है कि नहीं है? क्या मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं? अरे लगा सकता हूं, 5% के वेरिएशन तक लगाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अगर h आर ई से 5% तक छोटा है, इतना वैल्यू है, तो तुम्हारा बाइनोमियल चैप्टर हुआ है? हाँ, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, तो तुम्हें ये नहीं पता बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगाते हैं? हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो बाइनोमियल चैप्टर हो गया, वो बताओ कैसे लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। 0 से 0 प्लस 1 से 1 x टू द पावर सिर्फ x, सॉरी, फिर सेकंड थर्ड टर्म वैसे कर सकते हैं लास्ट। इसके आगे की टर्म्स निग्लेक्ट कर दी। अरे पावर अंदर आ गई, उसके आगे की जो टर्म्स है वो निग्लेक्ट कर दी क्योंकि बहुत छोटा है। अरे क्योंकि बहुत छोटा है। दूसरा फॉर्मूला तेरे सामने ना, जी के 3 फॉर्मूले ध्यान से देख। पहला है 9.8, दूसरा है ये, और तीसरा मैंने फॉर्मूला दे दिया है। आपको पता है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है।
मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देख ध्यान से, जब बॉडी सरफेस पे होगी अर्थ की तो हम जी की वैल्यू क्या लेंगे? कुछ बात समझ में आई? मैं तो कह रहा हूं एच की वैल्यू जब तक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, ये मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली जब तक 10 किलोमीटर हो जाए तब तक आप जी अप्रोक्सीमेटली 9.8 ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि 10 किलोमीटर की बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, लेकिन 6400 के कंपैरिजन में अभी भी छोटी है। कोई बात समझ में आई? अब ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, ये जनरली लगाते हैं जब हाइट और रेडियस में एटलीस्ट 5% का चेंज हो या उससे कम हो। तो 5% जब तुम 6400 का निकालोगे, 6400 का 5% कितना होता है? 64 into 5 320, मतलब 320 किलोमीटर तक ये फॉर्मूला हम लगा, मैं तो कह रहा हूं 500 तक लगाओ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ सकता। मतलब 10 किलोमीटर से अगर हाइट 500 किलोमीटर तक है तो आप जी का फॉर्मूला लगाओ, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। और अगर कभी क्वेश्चन में आ गया हाइट इज ग्रेटर देन 500 किलोमीटर तो हम हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला लगाएंगे, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय। मैं तुम्हें बताऊं रियलिटी में इस चैप्टर पे जब तुम एचसी वर्मा करोगे ना, इस पे तुम्हें बहुत सवाल मिलेंगे। इस चैप्टर में मेन चीज ये है कि आपको ये जज करना है डेटा देख के, ये मैं नहीं बता सकता, आपको डेटा देख के जज करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कुछ बात समझ में आई? अभी तक जो तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, सोच वर्क पर एनर्जी में mgh, वो आप mgh इसलिए पढ़ते थे क्योंकि g कांस्टेंट होता था 9.8, वो हम ये चुन्नी मुन्नी हाइट्स के लिए बात करते थे। बात समझ में आई? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, सुनना ध्यान से, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर फेंक दूं, 1000 किलोमीटर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि उस केस में g 9.8 रहा ही नहीं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी gm1m2 बाय r। ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। mgh लगाते हैं छोटी हाइट्स के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई बोले एक छोटी सी बॉल है, उसको 2 किलोमीटर ऊपर ले गए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh। बट कोई बोले एक बॉल है, उसको हम 500 किलोमीटर ऊपर ले गए, तो gm1m2 बाय r। उस केस में हम mgh यूज, क्लैरिटी है एकदम, देख लो जी, ये है जी की रियल कहानी। ठीक है, रियलिटी में जी 9.8 सिर्फ सरफेस पे होता है, एकदम रियल कोई पूछ ले तो सरफेस पे होता है। सरफेस से जैसे ही आप ऊपर बढ़ने लगोगे जी चेंज होगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, एंड इट वेरीज लाइक दिस। क्या पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट है?
हो गया? हो गया तो मैं बता रहा हूँ, बाहर करके मुझे मत करना, हो तो जाएगा, तो जस्ट कीप इन टच। ग्रेविटेशन के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई डाउट हो बिंदास पूछना, क्लैरिटी रखना एकदम, कब कहाँ क्या लगाना है। अच्छा एक चीज और देखो इधर, अर्थ रियलिटी में स्फेरिकल होता है क्या? कहां की रेडियस ज्यादा होती है, पोल की या इक्वेटर की? बात समझ आती है? अर्थ पे इक्वेटर की रेडियस क्या पोल की रेडियस से ज्यादा होती है? तो रियलिटी में इक्वेटर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल से कम होगी। अरे होगी नहीं होगी, उसमें अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आता है, रियल कहानी। ओके, मिटा दूं क्या, हो गया? हाँ नीति, Sir, 1, 2, 3, 4. मिटाओ मिटाओ, लिखो लिखो लिखो, जल्दी कर, आगे हो तो रहा है, मुझे पता है। हो गया? ये चैप्टर स्कूल में हो गया ना नीति? हाँ समझ में आया? अभी समझ में आया? अच्छा सुनो मेरी बात, ये डीपीएस वाले ना एक प्रूफ पूछते हैं, है सिंपल बट पूछते हैं। देखो तो मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देन वील कॉल अप फॉर अ ब्रेक। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 2 सवाल करके दिखाता हूं, डिफरेंस फील करना कि आप, अब ये ना आपको डेटा से जज करना है, इसलिए फील द डिफरेंस कि हाउ यू आर गोइंग टू जज कि आपको कब कहां क्या लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं यार ग्राउंड से एक बॉल प्रोजेक्ट करी ऊपर विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट मैक्सिमम, बच्चे ने डायरेक्ट फॉर्मूला, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, आंसर। कुछ बात समझ में आई? यहीं पे अगर सवाल ऐसा हो, ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ 5000 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। क्या अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्योंकि बॉल इतना ऊपर जाएगी कि ये g कांस्टेंट, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में लेट अस से इट रीचेस हाइट h, सपोज बॉल यहां तक पहुंचती है जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है,
क्या इस बॉल के पूरे मोशन में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है? अरे यस और नो? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखना कैसे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब सरफेस पे माइनस जी m1 मास ऑफ अर्थ ऑन आर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस। ध्यान से देखिए इस पूरी इक्वेशन में से छोटा m कट जाएगा, फोर्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। कुछ बात समझ में आई? ध्यान से देखिए इस पूरी इक्वेशन में से m1 कट जाएगा, इवेंचुअली एक अननोन बचा है h, इवेंचुअली एक अननोन बचा है h। कुछ बात समझ में आई? सिमिलर क्वेश्चन है पर डेटा देख के आपको जज करना है कि क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स से करना है या क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन से करना है। ये आपको हमेशा डेटा बताएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कभी कोई भूल जाए, कभी कोई बोले नहीं सर हमको तो याद नहीं रहा, हम तो काइनेमेटिक्स से कर देंगे, कर दो। h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेता हूं, कितना आया 25 ये हाइट आई, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया ये, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और 2500 बाय 1250 हो गया ना, तो 1250। कोई बोले नहीं सर हम तो भूल गए, हम तो ऐसे करेंगे, तो जब आप ऐसे करोगे आपका आंसर ये आएगा। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इतनी हाइट तक बॉल जा रही है तो मेरा जी कांस्टेंट, तो लिटरली हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से याद रखना, आपको हमेशा डेटा बताएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से करना है कि ग्रेविटेशन से करना है, ये हमेशा आपको फॉर्मूला बताएगा। गॉट इट? पक्का?